नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग यहाँ पे अपने चैनल में इस समय NCERT एवं इसके साथ में GS का पूरा सेगमेंट लेके चल रहे हैं। GS वाला बहुत शार्ट में देख रहे हैं क्योंकि ये हम लोग एक तरह से रिवीजन बेसिस पे देख रहे हैं, और NCERT पूरा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के समस्त जो NCERT से संबंधित किताबें हैं उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने NCERT क्लास 6 की जो है पॉलिटी को ख़त्म कर लिया है, और पॉलिटी के बाद में अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी को, भूगोल को। और भूगोल के अंतर्गत जैसे कि हमारा जो किताब है पृथ्वी की हमारा आवास, इसमें अध्याय नंबर 4 को हम लोग कर रहे हैं, जो कि है मानचित्र। अब मानचित्र यह अध्याय हम लोग इसमें देख रहे हैं, और अभी तक का जैसे इसके 3 अध्याय हम लोग देख चुके हैं। तो दोस्तों इसके सभी वीडियो जो है आपको हमारी जो प्लेलिस्ट IAS UP PCS NCERT महासंग्राम है, इसमें आपको सारे वीडियो एक क्रम से मिल जाएंगे। आप चाहें तो वहां पे जाके आप सीरियल से एक एक वीडियो देख सकते हैं। और हम लोग इसमें अपने अध्याय नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर 4 हमारा चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। ये हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका है जिसे आप लोगों को याद रखना है। हमने अभी तक का इसमें जो हमारी एक बुक है, इसमें हम लोगों ने सौरमंडल का में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज ये हमारा चौथा नंबर चैप्टर है मानचित्र। आखिर मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं, मानचित्र में मानक क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें एक बहुत ही स्टार्ट में अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस चैप्टर को, मानचित्र। मानचित्र का जो चैप्टर है इसका प्रारंभ होता है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने ग्लोब के बारे में बहुत अच्छे से समझा था, देखा था। ठीक, अब इसमें ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब का अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, देखिए क्या कह रहा है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तब ग्लोब हमारे लिए उपयोगी होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम पृथ्वी के किसी एक भाग, जैसे कि अपने देश, अपने राज्य, अपने जिलों या शहर या गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। अब देखिए मानचित्र क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक, इसे नोट करके रखना है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह को खींचा गया चित्र है। मतलब एक तरह से जैसे गोल के रूप में, तो हम लोग ये देखे थे क्या कि ग्लोब बना हुआ है, लेकिन वहीं पे अगर हम चपटी के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे मानचित्र, जो कि पैमानों के माध्यम से खींचा गया चित्र होता है। अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन यह गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं अपनी ज्योग्राफी की जो है मैपिंग करने के लिए, हम लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो स्कूल एटलस है, या फिर स्टूडेंट एटलस एक आ रही, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, देखते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों जैसे अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। अब मानचित्र कई तरह के होते हैं, इसमें मानचित्र को बताया गया मानचित्र कई तरह के होते हैं, नीचे कई मानचित्र को दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ आओ करके कुछ सीखें में देख लेना। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें। मतलब पुरानी रबड़ की गेंद लेनी है, इसका चाकू से इसको काट देनी है और उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा का चित्र रूप बिगड़ जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो मानचित्र बनाया था उसको बनाने की एक प्रक्रिया आपको समझाने का प्रयास किया गया। मानचित्र कितने तरह के होते हैं, जैसे कि पहला होता है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या फिजिकल जो है मानचित्र कहते हैं। उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, इनको इंग्लिश में पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं। अब
नहीं, इनको फिजिकल मानचित्र कहते हैं। अब वहीं पे दूसरे पे चलते हैं जिनको बोलते हैं राजनीति मानचित्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मानचित्र। और इसमें क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों एवं विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक, ये राजनीतिक मानचित्र हो गए। भौतिक और राजनीतिक मतलब फिजिकल एवं पॉलिटिकल दोनों हमारे क्लियर हो गए। आइए आप समझ गए होंगे। आप चाहते हैं क्या है? यह थीमेटिक मानचित्र, ये तीसरी प्रकार है। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र या फिर वर्षा मानचित्र या फिर वन का मानचित्र या उद्योगों का मानचित्र। विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को एक प्रकार से मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। जब किसी एक उद्देश्य के साथ फोकस होगा, क्या होगा? एक उद्देश्य होगा, वहां पे निर्मित होता है थीमेटिक मानचित्र। कोई भी एक उद्देश्य आप ले लेते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब आप मानचित्र बनाते हैं तो उसे थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक। ये तीनों चीजें आपको जैसे कि नॉर्मल पता होना चाहिए। पहली चीज क्या है? दूरी कितनी होनी चाहिए, क्या है ये उसमें दर्शाया गया है। दूसरा है दिशा, दिशा कैसी होनी चाहिए? दिशा मुख्य रूप से अगर हम मानचित्र पे देखते हैं तो हमारा इधर हो जाता है पूर्व, ईस्ट, इधर हो जाता है पश्चिम, वेस्ट, और ऊपर हो जाता है उत्तर, नॉर्थ, और नीचे हो जाता है दक्षिण यानी कि साउथ। ये आपके चारों तरफ चारों दिशाएं होती हैं। जब हम पेपर पे देखते हैं तो दिशाएं हम लोग इसी तरह इंगित करते हैं। अपने दाहिने तरफ पूर्व रखते हैं और बाईं तरफ पश्चिम रखते हैं, और ऊपर की तरफ उत्तर रखते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण रखते हैं। ये हमेशा मानचित्र में मतलब जो किताब पे है इसी तरह से देखा जाता है। अब चलिए हम लोगों ने इसके जो घटक देखे हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, तो इसमें पहला घटक देख लेते हैं कि दूरी क्या होता है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज पर एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी, क्या कह रहा है? ये तभी संभव है जब कागज पर एक छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर से की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे आप मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल की दूरी 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ये देखिए, ये है पैमाना दूरी को दर्शाने के लिए। यहाँ पे एक साधारण तौर पे समझें कि अगर मान लीजिए कहीं की दूरी 100 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जब बड़े मैप को बनाते हैं तो जहाँ पे हमने जैसे कोई 2 दूरी, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे लखनऊ स्थित है, ठीक, और यहाँ पे दिल्ली स्थित है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान रखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 दूरी। तो दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? तो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर जो है हम लोग अपने मानचित्र पे इंगित कर देंगे और वो उसके 500 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। देखिए वही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश किया कि अगर 2 स्थानों के दूर दूर के स्थानों को दर्शाना है तो इतनी बड़ी दूरी को लिया जाता है। ठीक, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मतलब इसमें जो पैमाना माना गया है ये छोटा माना गया है और उसके बीच की दूरी ज़्यादा होती है। वहाँ पे हम लोग नीचे मानचित्र में नीचे लिख देते हैं मात्रक, या फिर जो है मात्रक लिख देते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 1000 किलोमीटर। इस तरह से जैसे हम लोगों ने इसका मानचित्र बनाया, मानचित्र के नीचे इस चीज़ को हमने डाल दिया तो उसको ये प्रदर्शित करेगा। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गाँव
या शहर को कागज पर दिखाया जा होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। देखिए ये जब माना जाता है 1 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करते हैं, जब बहुत बड़ी दूरी को दिखाना होता है छोटे भाग में। लेकिन वहीं अगर हमें गांव में दिखाना, तो गांव में क्या कर सकते हैं, हम लोग 500 मीटर को या फिर 1 किलोमीटर को, 1 किमी को हम लोग कितना मान सकते हैं, 1 किमी को 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं इक्वल। तो जितने के इक्वल आप मानेंगे उतना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। क्या कह रहा है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो है छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी मतलब देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, आओ कुछ करके सीखे। चित्र 4.1 में देखिए, वहाँ एक पैमाना बना हुआ है। इसके उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। पहली चीज देख ले रहे हैं, 4.1 चित्र ये दिया गया है। इसमें पैमाना कहाँ पे दिया गया, पैमाना देखिए ये यहाँ पे दिया गया 1 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर यहाँ का पैमाना दिया गया। अब दूरी को मापना है हमें। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं, क्या है के बीच की दूरी को मापने में किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक कुआं, क्या कर रहा है, एक कुआं एवं एक वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम का घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए के घर पर नहीं जा सकते। आपको सड़क पर चलना होगा और हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी को ई से सी, उसके बाद सी से एम एवं एम से बी एवं बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर के से पोस्ट ऑफिस की दूरी तक कुल दूरी होगी। देखिए ये यहाँ पे बता रहा है। अब चलते हैं, हम मानचित्र पे ही देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सामुदायिक केंद्र दिया गया, ये दुकानें दिया गया, ये विकास का घर दिया गया, ये शीला का घर दिया गया, ये करीम का घर दिया गया। ठीक, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि पोस्ट ऑफिस, ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दिया गया है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तब आप करीम के घर पे पहुँचेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि इसकी अगर आप दूरी नापते हैं, यहाँ से आपको नापना होगा करीम से करीम के घर तक, तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपको मापना होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मापना होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मापना होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मापना होगा, तब जाके पोस्ट ऑफिस से आपको करीम के घर की दूरी जो है मिलेगी। ठीक, आगे चलते हैं। ये एक गांव का मानचित्र बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ये खेल का मैदान है, ये सामुदायिक केंद्र है, ये विद्यालय है। इस तरह से ये जो है यहाँ पे बना हुआ है, गांव का मैप है। अब आगे चलते हैं कि दिशा, आखिर दिशा क्या है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ 3 तीर का निशान बना होता है। क्या कह रहे हैं कि अगर ऊपर दाहिनी तरफ देखेंगे तो तीर का निशान बना होगा, जैसे कि ये देखिए तीर का निशान बना हुआ है। ठीक, निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर, जिसके ऊपर क्या अक्षर उत्तर ऊ पॉइंट लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी दिखाया था। इसमें लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था ना, ये देखिए यहाँ पे उत्तर, तो वही चीज़ है, हमेशा पेपर पे उत्तर को ऊपर ही दर्शाया था। यहाँ पे भी उत्तर को देख लीजिए, ऊपर दर्शाया गया है। ठीक, यह तीर के निशान के उत्तर को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे कि पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम दिखाया गया है। देखिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण है, ये पूर्व है आपका, ये पश्चिम है। मतलब ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ठीक, ये हो गया आपका। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच में 4 दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व। ये देखिए अब इनके बीच में जो है काटते हुए भी 4 रेखाएं बनाए गए। मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की रेखा को उत्तर पूर्व कहते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब बोलेंगे दिशा। और इसके बाद उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा बोलते हैं। वहीं पे दक्षिण और पश्चिम के मध्य को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। वहीं पूर्व और दक्षिण के मध्य को दक्षिण पूर्व दिशा बोला जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिया गया है, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकल्प 1, अब देखिए इससे 4 दिशाओं को आपको पता लगाना 4.1 से। ठीक है, क्या पता लगाना है? विकास का घर सामुदायिक केंद्र, क्या कह रहा है? विकास का घर जो है सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। पहला पता लगाना है आपको विकास के घर से सामुदायिक केंद्र। अब विकास का घर देखिए यहाँ पे बना हुआ, अगर हम ऐसे इसको यहाँ पे खींच लेते हैं तो विकास के घर के कहाँ सामुदायिक केंद्र कहाँ पे पड़ेगा? तो सामुदायिक केंद्र पड़ जाएगा उत्तर में। देखिए ये उत्तर यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे उत्तर हो, ये आपका उत्तर है। ठीक, तो सामुदायिक केंद्र से उत्तर हो जाएगा विकास का वो सामुदायिक केंद्र। खेल का मैदान की दिशा पूछा है, तो खेल का मैदान कहाँ पे बना हुआ? खेल का मैदान यहाँ पे बना हुआ है, तो खेल का मैदान हमारा कहाँ पे होगा? तो ये उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। आगे चलते हैं, दुकानों से विद्यालय की दिशा। अब दुकान का पूछ रहा है कि दुकानों से विद्यालय की दिशा कहाँ होगा? तो देखिए ये है दुकानें, ठीक, और ये विद्यालय है, तो यहाँ पे हम लोग, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो ये आपका पूर्व में हो जाएगा। दुकानों से पूछ रहा है, मतलब दुकानें ये हैं, इससे पूछता तो ये पूर्व दिशा में होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, हम दिक्स सूचक की सहायता से किसी भी स्थान का दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। उसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में होती है। अब देखिए 4.2 में चलते हैं, इसको कंपास बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग कंपास बोलते हैं। इसमें एक मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेट जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को डोनेट करता है। हमेशा जो इसका रेड वाला भाग होगा ये हमेशा आपको कहाँ? उत्तर दिशा को दिखाएगा। वहीं पे इसका जो जिस तरफ रेड नहीं होता, सिर्फ येलो होता है। अलग देखिए कंपास क्या है, अलग अलग जो कंपनियां बनाती है वो अलग अलग प्रतिबिंब को रखता है, लेकिन हाँ अक्सर जो है रेड वाला भाग उत्तर दिशा को दर्शाता है। बाकी इधर वाला सेकेंडरी भाग जो होता है, तीर जो दूसरी तीर होती है, ये हमेशा आपको जो है दक्षिण दिशा को दिखाएगा। अब हमेशा आप उससे पता लगा सकते हैं कि कितने अंश पे कौन सी दिशा पड़ती है। ये हो जाता है हमारी दिशाएं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया? तो हम लोगों ने दूरी देख लिया है और वहीं पे हम लोगों ने दिशा को देख लिया है। अब अगला चलते हैं जो कि है प्रतीक। प्रतीक को देखते हैं। यह किसी भी मानचित्र पर तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्ष, रेल की पटरियां, कुएं दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों एवं छायाओं या रंग या फिर चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से जो है चिन्हों की सहायता के द्वारा आप मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें सहमति बनी हुई है कि किसके लिए जो है किसका प्रयोग किया जाए। जैसे कि देखिए क्या है, अब जैसे इसको आपको याद रखना या नोट करना है, आपको इसे मतलब मेमोराइज रखना कि अगर आप मानचित्र देखते हैं तो आपको याद रहे। रेलवे लाइन में कैसे दिखाया जाता है? जो बड़ी लाइनें होती है, बड़ी लाइनों को ऐसे दिखाया जाता है जिसमें कि डॉट कम रहते हैं। मीटर लाइन क्या होता है? मीटर लाइन में एक रेखा खींची जाती है, उसको कट कर दिया जाता है। रेलवे स्टेशन कैसा होता है? तो इस तरह का आपको बनाया जाता है। उसके बाद पास में एक छोटा सा बॉक्स बना के रेड कलर का उसमें होता है, उस पर RS लिखा होता है, मतलब रेलवे स्टेशन होता है। ठीक है, अब सड़कों पे चलते हैं। तो पक्की सड़कें कैसी होती हैं? तो पक्की सड़कें सीधे लाइनें खींची होती हैं। कच्ची सड़कें क्या होती हैं? डबल लाइनें डॉटेड खींची होती हैं। अब सीमा क्या हम बात करते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक लाइन खींचते फिर डॉट लगाते फिर लाइन खींचते फिर डॉट रहता है। ठीक, वहीं पर राज्य की सीमा रेखा की बात करते हैं तो सीमा रेखा इसमें क्या होता है? तो इसमें भी वही सेम होता है लेकिन इसमें पतली होती है। और जिला की सीमा रेखा की बात करते हैं तो सिर्फ डॉट डॉट होती है। आगे चलते हैं नदी के लिए क्या दिखाया जाता है? तो नदी के लिए देखिए ये दिखाया गया है, 2 लाइनें खींची गई, बीच में जो है जल भरा है वो भी ब्लू रंग का। और तालाब की बात करते हैं तो तालाब एक गोल ब्लैक बॉक्स टाइप में होता है। नहर की बात करते हैं तो नहर भी आपका छोटा सा देखिए ये दिखाया गया। पुल की बात करते हैं तो पुल को ऐसे दिखाया जाता है हमेशा, तो ये भी आपको याद रखना है। और कुआं देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, मतलब ये क्या है? ये आपका नदी हो गया,
ये आपका कुआं हो गया, ये आपका तालाब हो गया है और ये आपकी नहर हो गई है और यहाँ पे आपको ये पुल दिखाया गया है। अब मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये मंदिर दिखाया गया है आपको और ये आपका गिरजाघर दिखाया गया, ये आपकी मस्जिद हो जाती है और ये आपकी छतरी हो जाती है। आगे चलते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट या टेलीग्राफ ऑफिस हो गया या पुलिस स्टेशन हो गया, तो उसको ऐसे ही लिख दिया था। पीओ के लिए पोस्ट ऑफिस लिखा जाता है, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ के लिए पीटीओ लिखा जाता है, वहीं पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिख दिया जाता है। अब बस्ती या कब्रिस्तान की बात करते हैं तो बस्ती के लिए देखिए ये रेड कलर के ऐसे सिंबल दिखाए जाते हैं और कब्रिस्तान के लिए सिर्फ जो है डॉटेड टाइप में दिखा देते हैं। पेड़ एवं घास के लिए कैसे दिखाया जाता है तो पेड़ एवं घास के लिए ये प्रतीक चिन्ह दिखाए जाते हैं, इनको भी आप रखते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। रूढ़ि प्रतीक कहा जाता है, ये कुछ रूढ़ि प्रतीक चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं। जो हम लोग अभी देख रहे थे वो जो है कुछ प्रतीक चिन्ह है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों, पीले रंग का पठारों और हरे रंग का मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त एवं स्थानीय परिक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता हो, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे हो गया। अब देखिए ऊपर एक 4.4 चित्र दिया गया है और कहा गया है इन्हें पता करिए। ठीक, इन्हें पता लगाइए। पहला क्या है, नदी किस दिशा में बह रही है। नदी की बात कर रहा है, देखिए नदी इस दिशा में बह रही, देखिए सिंबल दिखाया गया तो नदी इसी दिशा में बह रहा है। अब हम लोग मानचित्र का बना लेते हैं। ये हमारा ईस्ट हो जाता है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। अब किस दिशा में पूछा तो इधर देखिए आपका ये दिशा बहती हुई है तो ये आपका वेस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा आपका, या फिर आपको पश्चिम दक्षिण बोलते हैं इसको, पश्चिम दक्षिण दिशा में जो है नदी बह रही है। पहला हो गया ढुमरी। अब क्या कह रहा है, ढुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है। यहाँ पे पूछ रहा है ढुमरी गांव, तो ढुमरी गांव है कहाँ पे, ये आपको पहले देखना है कि भैया देखिए ये जैसे बसंत गांव है, ये ढुमरी गांव है, तो ढुमरी गांव के पास कौन सी रेलवे लाइन है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन ये है जिसको मीटर लाइन बोलते हैं और ये आपकी मेन लाइन है, बड़ी लाइन है। साथ में यहाँ पे स्टेशन भी बनाया गया है, ये चीज़ है। अब देखिए ये हमारा हो गया। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरम गांव स्थित है। सुंदरम कहाँ पे है, सुंदरम देखिए यहाँ पे लेकिन कोई रेलवे स्टेशन नहीं, तो ये बड़ी लाइन हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे पुल दिखाया गया है, हम लोगों ने लास्ट में अभी देखा था। रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। अब पूछा रेलवे स्टेशन के किस तरफ, रेलवे स्टेशन देखिए यहाँ पे है और पुलिस स्टेशन कहाँ, पुलिस स्टेशन यहाँ पे, तो रेलवे स्टेशन के दक्षिण में। अगर यहाँ पे ये चित्र उठा के आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये पड़ेगा पुलिस स्टेशन दक्षिण में, दक्षिण हो जाएगा। ठीक, दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित हैं। अब पूछ रहा है किस तरफ स्थित, जैसे कि छतरी। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित, तो रेलवे लाइन को आपको बीच में डिवाइडर के रूप में, मतलब ये पूरब और पश्चिम हो जाएगा। अब इसके दोनों तरफ बताना है। पहला क्या है, छतरी, तो छतरी कहाँ पे स्थित है, देख लीजिए भैया छतरी कहाँ पे स्थित है। इसमें छतरी तो कहीं दिखाया नहीं। गिरजाघर, गिरजाघर कहाँ गया, ये देखिए ये यहाँ पे गिरजाघर दिखाया गया जो कि नॉर्थ में स्थित है। आगे चलते हैं तालाब। तालाब की बात करते हैं तो तालाब देखिए कहाँ पे दिखाया गया है आपको, तालाब यहाँ पे दिखाया गया, ये भी आपके दक्षिण में स्थित। मस्जिद, मस्जिद की बात करते हैं तो मस्जिद कहाँ पे स्थित है, मस्जिद आपकी हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें मस्जिद का क्या प्रतीक दिया गया था, ये देखिए। अच्छा, छतरी का एक प्रतीक दिया गया है, ये लास्ट जो इस तरह का है ये प्रतीक छतरी का है, और वहीं पे आपका मस्जिद का प्रतीक ये दिया गया है, और वहीं पे गिरजाघर का प्रतीक ये दिया गया है।
तो आपको इसमें अब देखिए क्लियर हो जाएगा। ये प्रतीक किस चीज़ का है, तो ये हमारा गिरजाघर हो जाएगा, मस्जिद का प्रतीक ये हो जाएगा, छतरी का प्रतीक आपका ये हो जाएगा। अब चलते हैं, अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए ये आपका क्या दिया गया है, तो ये आपका मस्जिद दिया गया है। मस्जिद कहाँ पे है, तो मस्जिद आपका दक्षिण में दिया गया है। आपका छतरी कहाँ दिया गया है, छतरी आपका ये यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपके रेलवे लाइन के दक्षिण में दिया गया है। और मंदिर कहाँ पे दिया गया है, तो मंदिर देखिए ये भी आपका दक्षिण में दिया गया है। और क्या पूछा, आपका पूछा था गिरजाघर, तो गिरजाघर देखिए आपके दक्षिण में दिया गया है, रेलवे लाइन के दक्षिण में दिया गया है, रेलवे लाइन। ठीक, आगे क्या दिया गया, तालाब, तालाब भी हमने यहाँ पे देख लिया है। और नदी, नदी की बात करते हैं तो नदी आपकी यहाँ पे दिया गया है। अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, रेलवे लाइन से दक्षिण की तरफ दिया गया है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस का पूछा तो PTO ये यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपका दक्षिण में दिया गया है। और कब्रिस्तान की बात करता है तो कब्रिस्तान आपका कहाँ पे दिया गया है, कब्रिस्तान ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आपके दक्षिण में दिया गया है। तो ये हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया यहाँ पे। चलते हैं, देखते हैं आगे। अब खाका की बात करते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या फिर चौड़ाई, जिसे मानचित्र से नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। खाका किसे कहा जाता है, तो एक बड़े पैमाने वाला जो रेखा चित्र होता है उसे खाका कहा जाता है। तो हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कर लिया है। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिन्हें हमें देखना है, वो आपको करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बड़े संक्षेप में देना है। पहली चीज, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, तो 3 घटक आपको पता ही है कौन कौन से हैं। पहला हो जाता है दूरी, हो जाता है दूरी के बाद क्या हो जाता है, दिशा हो जाता है, दिशा के बाद क्या हो जाता है आपको यहाँ पे देखिए। अब जैसे कि आप सभी लोग पूछेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से हम लोग उठा रहे हैं, तो देखिए ये कहाँ पे है, ये देखिए दिशा दिया गया, यहीं पे आपको दे दिया गया। पैमाने के 3 चित्र होते हैं, 3 मानक होते हैं। कहाँ पे, ये देखिए दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीनों चित्र आपको दिए गए हैं। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो पहले प्रश्न का आपका आंसर हो गया। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से होते हैं, वही जो हम लोग बनाते हैं कि ये नॉर्थ हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये आपका ईस्ट हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है। ठीक, ये आपका पूरा बना हुआ है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, पैमाने मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर, जो हम लोगों ने बताया था 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, यही होता है पैमाना। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लोब जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तब आवश्यकता अनुरूप काम आते हैं। वहीं पे अगर हम मानचित्र की बात करते हैं तो मानचित्र हमें छोटी छोटी जगहों पे अधिक जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर बताइए क्या होता है। तो मानचित्र क्या होता है, किसी स्थान को एक मापक के रूप में बनाया जाता है, वहाँ पे अधिक जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। वहीं खाका क्या होता है, खाका किसी छोटे स्थान के बड़े पैमाने पर बनाई गई जो है रेखा चित्र होता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारियाँ प्रदान करता है, तो छोटे पैमाने वाला जो है मानचित्र वो बड़ी जानकारियाँ प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार के मानचित्रों का अध्ययन में सहायक होते हैं, तो बड़े मानचित्र जितने भी होते हैं उनको पढ़ने में सहायता करते हैं। सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं क्या। अगर वृक्षों को दिखाना है तो ऐसा कौन सा मानचित्र है जो दिखाएगा, तो ये देखिए वृक्षों को एक स्पेशल उद्देश्य के साथ बता रहा है, तो ये थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा आपका। ठीक, आपका भौतिक मानचित्र नहीं होगा क्योंकि उसमें पर्वत पठार सब कुछ आ जाता है, और राजनीतिक नहीं होगा क्योंकि उसमें शहर वगैरह सब शामिल हो जाए। ये थीमेटिक है क्योंकि वृक्षों एक स्पेशल उद्देश्य है। हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने क्या कहा था, थीमेटिक मानचित्र के बारे में देखा था। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हमने कहा था, एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है, वृक्ष। तो वृक्ष को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया था, तो ये जलाशयों को दिखाने के लिए अक्सर किया जाता है। दिक् सूचक मतलब कंपास का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ये प्रतीकों को देखने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। आपका दिक् सूचक मतलब जो कि क्या होता है, कंपास होता है इंग्लिश में। पैमाना की आवश्यकता होती है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, तो ये मानचित्र के लिए हमें जो है आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, कुछ आओ करके मतलब कुछ आओ करें। अपनी कक्षा के कमरे का रेखा चित्र खींचें। उस कमरे में रखे सामान जैसे कि शिक्षक की मेज, ब्लैक बोर्ड, डेस्क,
दरवाजा एवं खिड़कियों को दर्शाएं। अपने स्कूल का एक रेखाचित्र खींचे जिस निम्नलिखित को दर्शाएं। प्रधानाध्यापक का कमरा कहाँ पे है, अपने वर्ग का कमरा कहाँ पे है, खेल का मैदान कहाँ पे है, पुस्तकालय कहाँ पे है, कुछ बड़े पेड़ कहाँ पे हैं और पीने का पानी का स्थल कहाँ पे, ये चीज़ें आपको दर्शानी है। ठीक, तो इसको आपको बना लेना है। पूरा बना के देखिएगा बना पाते हैं कि नहीं। आओ खेलें। एक मनोरंजन पार्क का रेखाचित्र खींचे जहाँ पे आप बहुत से मनोरंजक क्रियाकलापों को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए झूला, स्लाइड, झूमा झूमी, चक्र, नौका विहार, तैरना, हास्यजनक दर्पण देखना या फिर अपने मन के अनुसार दूसरी चीज़ें बनाना। तो ये हमारा आज का चैप्टर था जो हम लोगों ने देखा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।